So this is our full-fledged question, students. So let's start with it. एक चीज़ full-fledged question को start करने से पहले मैं आप लोगों से promise लेना चाहूँगी कि जिस फॉर्मेट में मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ आप उसी फॉर्मेट में करेंगे क्वेश्चन को. फॉर्मेट इन द सेंस जो मेरा सीक्वेंस है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पहले हमारे जो सॉल्यूशन है फुल फ्लेज क्वेश्चन का, उसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज़ बैलेंस शीट. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, इसके पीछे पड़े रहेंगे कि आंसर मिला नहीं मिला, इसका आंसर नहीं मिला इसलिए मैम हमने ये तो स्टार्ट ही नहीं किया और ये तो बिल्कुल नहीं हो पाया. ऐसा आपको नहीं करना है. आपको तीनों स्टेटमेंट्स, तीनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है. इसमें आपके पास इसके कई बेनिफिट्स हैं. नंबर 1, जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हैं, जैसे आप एक एडजस्टमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो साथ के साथ आप दोनों जगह डालेंगे. ठीक है, जैसे कोई स्टॉक डिक्रीज हुआ आपने यहाँ लिखा और साथ के साथ डिक्रीज्ड स्टॉक न्यू रिवाइज्ड वैल्यू आपने यहाँ लिख दी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम फिर आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, नेक्स्ट आइटम देखा, फिर सपोज वो यहाँ की आइटम मिल गई. तो जब आप एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप एक फ्लो में चल रहे हैं, तो पहली बात कोई आइटम आपकी मिस नहीं होगी. सेकेंड थिंग, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि पहले आप पूरे क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि इस अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी आइटम्स है जो मुझे पोस्ट करनी है. फिर आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, इस अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम्स हैं फिर ढूंढेंगे, फिर यहाँ से रिलेटेड जो आइटम्स है वो ढूंढेंगे, फिर वो इंक्रीज डिक्रीज करके उस टाइम किया था जिस टाइम ये किया था, उसके बाद आपने क्वेश्चन इसके हिसाब से रीड कर लिया, फिर इसके फिगर्स माइंड से निकल गए, फिर यहाँ पे फिर से रीड करेंगे. उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और सेकेंड चीज़ ये है कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पोस्ट करेंगे. जैसे आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे एक बैलेंस शीट गिवन है प्लस कुछ के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं, तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करेंगे, 1 to all सारी एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करेंगे. उसके बाद हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट की आइटम्स को पोस्ट करेंगे. एडजस्टमेंट पोस्ट करते टाइम अगर कोई आइटम हमें दिख जाती है बैलेंस शीट रिलेटेड तो उसको हम साथ के साथ पोस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो है एडजस्टमेंट्स, राइट. तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रीड तो करेंगे ना. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा ऑन 31st March 2020 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. और ये आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है सी के आने से पहले. इसको से हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट है, ये आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है. बैलेंस शीट में एसेट साइड ये सब आइटम्स हैं और लाइबिलिटी साइड भी कुछ आइटम्स हमें दे रखी हैं. देन पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. दे एडमिट तान्या एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2020. तो ये न्यू पार्टनर है तान्या. शी वॉज एडमिटेड ऑन 1st April 2020 फॉर 1/6 शेयर, राइट, इन द प्रॉफिट्स. एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज आर द एडजस्टमेंट. ये पॉइंटर फॉर्म में भी दी हो सकती हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी दी हो सकती हैं. तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जैसे हमारी ये है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000. वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय दिस. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक एडजस्टमेंट है. लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. Then Tanya brought this much as a share of goodwill. Tanya was to bring in further check of rupees 15,000 as her capital. Now the question is asking for prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हमारा लेजर पोस्टिंग वाला क्वेश्चन है, अगर आपके कोई एग्जाम में लेजर्स आते हैं तो these are the main 3 statement that you are to prepare. Basically these are 2 accounts and this is a statement. राइट. तो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारी पहली एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 3000. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3000 से बढ़ गई, बाय मतलब से, तो एसेट बढ़ रही है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड डालेंगे बाय. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट की वैल्यू का इंक्रीज इधर आता है और डिक्रीज इधर, लाइबिलिटी का डिक्रीज इधर और इंक्रीज इधर. अगर स्टार्टिंग का ये क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट टाइम आपको नहीं आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
एसेट का डिक्रीज एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज, इसको लिखने के कोई नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं। वैसे 7-8 क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। एसेट का इंक्रीज एंड लाइबिलिटी का डिक्रीज इधर, या ये इसके लिए एक और लॉजिक है कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम इधर लिखेंगे, गेन होगा हम इधर लिखेंगे, लॉसेज होंगे तो हम इधर लिखेंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 3000, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ बिल्डिंग, आप फुल लिखिएगा, इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 3000, ठीक है। तो कितने से बढ़ गई? 3000, हमें फ़ायदा कितना हुआ? 3000 रुपये का, राइट। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि अगर आप ऊपर देखें लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी हुई है ऊपर 18,000 से, राइट, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3000 से बढ़ गई, तो अब नई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 पुरानी थी, 3000 से बढ़ गई, तो ये कितनी आ गई है नई वैल्यू? लैंड एंड बिल्डिंग आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 18 + 3 21,000। तो ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, इसको हम न्यू बैलेंस शीट बोलते हैं। क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दी होती है दैट इज ओल्ड बैलेंस शीट, और ये जो हमें दी हुई है दिस इज आवर न्यू बैलेंस शीट जो हम सी के एडमिशन के बाद बना रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने रिवाइज्ड वैल्यू, एसेट की बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू, लाइबिलिटी की बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू, यानी कि एसेट लाइबिलिटीज की नई वैल्यू हमने इसमें लिखनी है, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 2500, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ रही है, अगेन इट्स अ प्रॉफिट, तो बाय स्टॉक 2500, ठीक है। स्टॉक 2500 से बढ़ रहा है, तो जो हमारी पुरानी स्टॉक की वैल्यू थी वो थी हमारी 21,000, नो इट इज 11,000, पुरानी वैल्यू थी हमारी 11,000 और ये हमारी 2500 से बढ़ गई, तो अब नई स्टॉक की वैल्यू आ गई हमारी, पुरानी थी 11,000 प्लस 2500 इट्स 13,500, राइट। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 11,000 प्लस 2500, दैट विल बी मोर एक्सप्लेनेटिव फॉर द पेपर चेकर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। अब अगर आप अपनी प्रोविजन को 1500 रुपये से बढ़ाना है, बाय मतलब से, अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट पे एक नज़र मारो तो आपके डेटर्स हैं 22,000 के, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000, ऑलरेडी आपने 1,000 का प्रोविजन बनाया हुआ था। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मीनिंग होता है कि हमें डाउट था इतने डेटर्स पैसा नहीं देंगे, ऑलरेडी हमने ये डाउट बना रखा था 1000 रुपये का। अब एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि आप इस डाउट को इंक्रीज कर दो 1500 से, ठीक है। तो यानी कि 1500 का डाउट आप और बना लो, तो डाउट मतलब लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसको हम इस साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। कितने से बढ़ाना है आपको इसको? 1500 से। आप इसे साथ के साथ बैलेंस शीट में लिख दीजिए, डेटर्स जो कि थे आपके बैलेंस शीट में है हमारे 22,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। 1000 पुराना प्रोविजन था, 1500 और बना लिया हमने, तो टोटल प्रोविजन हो गया हमारा 2500। नाउ इट कम्स 19,500। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज bills of exchange of rupees 10,000 which was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March 2020 but no entry has been passed for it। तो एक बिल रिसीवेबल आपका डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। बिल रिसीवेबल जब आपका डिसऑनर हो जाता है तो आपके डेटर्स बढ़ जाते हैं। बिल रिसीवेबल कितने का था? 10,000 का। तो इसमें एक ये एडजस्टमेंट हमने पहले नहीं पढ़ी है, तो ये हमारा थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा है। तो 22,000 के जो डेटर्स थे,
क्योंकि अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई भी थी। बिल रिसीवेबल डिसऑनर होने की वजह से डेटर्स हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी बैंकर्स को, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, उसको डेटर की लिस्ट में तो डाल लेंगे, बाद में उससे रिकवर कर लेंगे। तो फॉर द टाइमिंग हम डेटर्स इंक्रीज कर लेते हैं कि हमें उससे पैसे लेने हैं 10,000 रुपये, क्योंकि उसने बैंकर्स को नहीं दिए, और बैंकर्स हमारे अकाउंट में से 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो डेटर्स आएंगे वो 22 ना आके कितने आएंगे, 32,000, राइट। 10,000 ये वाले डेटर्स इंक्रीज हो गए, तो आपके डेटर्स टोटल हो गए 29,500, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, अच्छा इसका ये एक ट्रीटमेंट है। एक चीज़ और जो मुझे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी बता देनी चाहिए थी, बट चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। एडजस्टमेंट के आइटम के लिए आप एक कसम खा लीजिए कि हर एडजस्टमेंट के आइटम कम से कम 2 जगह जरूर जाती है। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एडजस्टमेंट के आइटम 2 जगह जरूर आएगी। तो अगर मैं इसको करने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ने लगी थी ना, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे वहीं रोकते हैं कि मैम आपने तो कहा था सारी एडजस्टमेंट 2 जगह जाती हैं, ये तो आपने एक ही जगह डाला है, सिर्फ 10,000 आपने यहाँ से बढ़ा दिया, दूसरा इफेक्ट। यस, तो बाय मिस्टेकन आई फॉरगॉट इट, ठीक है, by mistake I forgot it, so I will put its next effect, the second effect on bank balance। तो आपका 10,000 रुपये से डेटर्स भी बढ़ गए और बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है दैट इज ऑफ 21,000 का आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है। 21,000 का बैंक बैलेंस में वो जो डेटर्स ने हमारे 10,000 रुपये नहीं दिए थे बैंकर्स को, तो बैंकर्स हमारे अकाउंट में से इमीडिएटली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस हमारा था 21,000 माइनस 10,000, ये आ गया आपका 11,000, राइट। बैंक बैलेंस हमारा बचा 11,000 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, यस इट इज रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमिन्ड एट 20,000, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने एक ऑलरेडी बना रखा है, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है, यानी कि वो रिजर्व, उस रिजर्व से हमें लायबिलिटी एक क्रिएट करनी है, वो एस्टिमेट हो चुकी है लायबिलिटी, दैट इज ऑफ 20,000। अब अगर आप क्वेश्चन पे एक नज़र मारो बैलेंस शीट पे, तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 15,000 का, राइट। और नीचे एडजस्टमेंट में वो कह रहा है अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो हम इस रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते बिटवीन पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं है। बट ये एडजस्टमेंट है, तो देखते हैं इसका क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक लायबिलिटी है, वर्कर्स को हमें कंपनसेट करना पड़ेगा 20,000 रुपये से। तो हमने रिजर्व कितना बना रखा है, 5,000 रुपये का। तो हमने रिजर्व बना रखा है 15,000 का। तो 15,000 का रिजर्व 15,000 की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो यूज़ हो सकता है, ठीक है, रिजर्व से लायबिलिटी बना लेंगे। लेकिन बाकी के 5,000 कहाँ से आएंगे, वो हमें रिवैल्यूएशन की हेल्प से लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन, ठीक है। कितना आया ये, 5,000, ठीक है बच्चे। अगर आप इसको जर्नल एंट्रीज फॉर्म में देखो तो सबसे पहले आप रिजर्व खत्म करो और लायबिलिटी बनाओ, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन 15,000। रिजर्व से सारा पैसा लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन लायबिलिटी तो हमें 15,000 नहीं लिखनी थी, कितने की लिखनी थी, 20,000। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। अगर हम इस एंट्री को लिखना देखें तो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हुआ 15,000 रुपये से, क्योंकि इसमें तो बैलेंस हमारे पास 15 ही है। लेकिन लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन कितनी बनी है हमारी, 20,000। अब ये बैलेंस मैच तो कर नहीं रहा ना, तो 5,000 रुपये हमें चाहिए, लायबिलिटी ज़्यादा की है, तो 5,000 रुपये से लायबिलिटी ज़्यादा है, तो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। जनरल एंट्री फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो लायबिलिटी फॉर वर्कमेन्स कंपनसेशन इज 5,000 और बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा, लायबिलिटी या क्लेम भी लिख सकते हैं आप इसको, फॉर वर्कर्स कंपनसेशन
इज 20,000, राइट। देखिए एडजस्टमेंट की आइटम मैंने दो जगह लिखी, एक कैरी एक कैरी। आप चेक करना जितनी भी एडजस्टमेंट है मैं दो जगह लिखूंगी, राइट। एडजस्टमेंट की आइटम हमेशा दो जगह जाती है और बैलेंस शीट की आइटम सिर्फ एक जगह जाएगी, ठीक है। ये 11th में भी था, आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, उसमें ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स दी होती हैं वो सब एक जगह जाती है और एडजस्टमेंट की आइटम दो जगह जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट मीन्स अ ट्रांजेक्शन एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव डबल इम्पैक्ट, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हम डायरेक्टली लेजर्स में पोस्ट कर रहे हैं या बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, बट अगर जनरलाइज हम इसको करेंगे तो प्रॉपर एक डेबिट और एक क्रेडिट आएगा ना, तो वही डेबिट क्रेडिट हम यहाँ भी इफेक्ट उसका डाल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज तान्या ब्रॉट ₹10,000 by check as her share of goodwill। तान्या 10,000 रुपये चेक से लेके आई है एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो 10,000 रुपये बिजनेस में आ गए, 10,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। मैम हम ऐसे बार बार इरेज करते रहेंगे, लिखते रहेंगे? नो, आप एक बार क्या करें ना, पहले ब्रैकेट में लिख लेना सारी इन्फॉर्मेशन। अभी आप उसको आउटर कॉलम में मत लिखना, अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आपने 21 - 10 किया तो आप यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। आप उसको भी इनर कॉलम में रहने देना, जब हम सारी एडजस्टमेंट पोस्ट कर लेंगे फिर बाद में उसको आउटर कॉलम में ले आएंगे, राइट। चलिए, तो एक तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ हो गई, तान्या 10,000 गुडविल लेके आई है। सेकेंडली, आपने जो गुडविल के चैप्टर में पढ़ा था कि नया पार्टनर जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है वो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो लाता किस लिए है? ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए। और वो ओल्ड पार्टनर्स को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दी नहीं हुई, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। तो ये फर्स्ट मेथड का ए पार्ट है, तो इसमें आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो आपकी ओल्ड रेशो है सेक्रीफाइसिंग भी वही आएगी। तो ये जो गुडविल है इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बच्चे। ये लाई है 10,000, तो ये सुभाष और आशा में डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 10,000 को आप 3:2 की रेशो में बांटोगे तो एक फर्स्ट पार्टनर का आएगा 6,000, सेकेंड पार्टनर का आएगा 4,000। एक बार मैं आपको बांट के भी दिखा देती हूँ। 10,000 को हमने बांटना है 3:2 की रेशो में। 10,000 इंटू 3/5 it is equivalent to 6,000 and 10,000 into 2/5 that is equal to 4,000, right बच्चे? So this was second last adjustment, and last adjustment is Tanya was to bring in further check of ₹15,000 as her capital। तान्या 15,000 रुपये का चेक और लाई है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ लिख देते फिर से गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो आप एक हैबिट बनाओ कि आप सिर्फ इनर कॉलम में लिखोगे, इसे लिखो ही मत आउटर कॉलम में पहले से अमाउंट को, राइट। तो तान्या वाज टू ब्रिंग फर्दर चेक ऑफ ₹15,000 एज कैपिटल। तो चेक लेके आई है तो फिर से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 15,000 रुपये हम इसमें प्लस कर देंगे। और क्योंकि तान्या कैपिटल लाई है तो तान्या के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डायरेक्टली तान्या के कैपिटल अकाउंट में आप कितना डालेंगे? 15,000, ठीक है बच्चे। ये सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर ली, अब हमारी टेंशन फ्री हो गई। अब हम बैलेंस शीट पोस्ट करेंगे एक एक आइटम करके। जैसे किसी भी एक साइट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो आइटम्स हम पहले से पोस्ट कर चुके हैं, जिनमें चेंजेस आए थे और हमने पोस्ट कर दिया था, उनको दोबारा से पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट साइड जो आपकी फर्स्ट आइटम है वो है डेटर्स, जो कि हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, ट्रीट कर चुके हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू रीचेक दीज। देन नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स के बाद हमारा है स्टॉक। स्टॉक भी हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, स्टॉक 13,500 से हम पोस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस, वो भी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है हमारी 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग भी हम लिख चुके हैं, 18 से चेंज हुआ था, 3,000 का इंक्रीज था। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है हमारी 12,000, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़, क्योंकि सी के आने पे ये गायब थोड़ा ना हो जाएगी, ये रहेगी बुक्स में। तो प्लांट एंड मशीनरी है ना पूरा, हाँ प्लांट एंड मशीनरी है। कितना लिखेंगे? बुक्स में हमारी कितनी वैल्यू थी? 12,000, और इसमें कोई चेंज नहीं आया।
तो इसको हम 12,000 पे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, राइट। अब ये बैलेंस शीट की आइटम है, देखो एक ही जगह गई है। नेक्स्ट आइटम इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये आपके लिए नई चीज़ है। ये एक तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ये हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। 11th में हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा लॉस, एक ऐसा रेवेन्यू लॉस कह सकते हो जिसको होता तो ये एक्सपेंस है, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसका बेनिफिट हम 1 ईयर में नहीं उठा पाए हैं। तो ऐसे मेजर एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हम 1 ईयर में नहीं उठा पाए हैं तो उन करते हैं उसके बेनिफिट को, उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक हमें मिलता रहेगा। तो जितना बेनिफिट उसका नहीं मिला है, जितना एक्सपेंस हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है वो एज एसेट साइड शो करते हैं। तो अब तो सी आ रहा है भाई, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज पड़े हैं आपके पास सब खत्म करो। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो वाला एक्सपेंस है जो आपने राइट ऑफ नहीं किया, या काइंड ऑफ लॉस कह सकते हो आप इसको। अब इसको राइट ऑफ कर देंगे तो इसकी वैल्यू है आपकी 5,000। तो लॉस कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड जाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो इज 3:2। दिस इज ऑफ 5,000, तो ये जाएगा 3,000 एंड 2,000। ठीक है, फिगर 5,000 ही थी ना, यस। तो ये था। अच्छा, एक चीज़ कैपिटल अकाउंट्स बनाते टाइम, वैसे तो मैंने ये चीज़ फंडामेंटल्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल जब भी कम होती है तो हम जिन भी रीजंस की वजह से कम होती है, जैसे ये लॉस था, लॉसेस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं तो हमने इस साइड लिखेंगे, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो हम इस साइड लिखेंगे, राइट। तो कभी किसी आइटम का आपको ट्रीटमेंट नहीं भी आता तो आप इस तुक्के से पोस्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में। वैसे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको हर आइटम की एडजस्टमेंट सीख लेनी चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड की फर्स्ट आइटम क्रेडिटर्स 10,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये मैंने आपको बोला था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जब भी दिखे, किसी भी क्वेश्चन में दिखे, आपने इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये रिजर्व है ही नहीं, ये रिजर्व के नाम पे एक धब्बा है। तो EPF हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। बुक में फुल फॉर्म दी होगी तो आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और इसका अमाउंट है हमारा 8,000, यस इट इज़ 8,000। इसको हम लाइबिलिटी साइड एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ना हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ना इसकी वैल्यू में कोई चेंज आया। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें दिए हुए 30,000 के। तो जनरल रिजर्व अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है जनरल रिजर्व के अगेंस्ट, तो हम ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ये होंगे ओल्ड पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। देखो, दो पार्टनर्स में जाने हैं, दो पार्टनर्स के बीच में दो ही रेशो होती हैं, या ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मैंने आपको बोला एक ही जगह यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सी गुडविल लाया है नहीं लाया उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाकी पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे पूरे क्वेश्चन में कौन सी रेशो आपकी यूज़ होनी है, ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30,000 को हम 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो ये आएगा 18,000 एंड 12,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, ये हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट्स, सुभाष एंड आशा। तो यहाँ पर आपकी तरफ से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि मैम आपने ये स्पेस ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कोई भी दुनिया का क्वेश्चन कैपिटल बैलेंस के बिना नहीं हो सकता। आप कभी भी कोई लेजर स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आपको बैलेंस BD डालना चाहिए था। बैलेंस BD मैंने देखा ही नहीं पहले, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं पहले सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट करती हूँ। तो उसके लिए आप हमेशा एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के चलेंगे फर्स्ट लाइन, ताकि आप बैलेंस BD जब भी आपको मिले आप उनको डाल दें। बाय बैलेंस BD, तो इसमें सुभाष और आशा की कैपिटल्स आपको दी हुई हैं। सुभाष की कैपिटल है 15,000 एंड आशा की कैपिटल है 10,000, ठीक है बच्चे।
तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन पोस्ट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है या बुक है उसको आप बिल्कुल साइड पे रख देंगे, उसको आपने देखना भी नहीं है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन करने से एक बेनिफिट हुआ, नंबर 1 ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि पहले इधर डालो फिर साथ में इधर डालो फिर इधर डालो फिर इधर डालो, थोड़ा सा वेग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बच्चे इस चीज़ से आपका टाइम बचेगा। आपके क्वेश्चन में देखो मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, फर्स्ट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, सारी सीरियल वाइज चली। फिर बैलेंस शीट में भी एक आइटम सीरियल्स में पोस्ट किए, तो आपके कोई आइटम छूटेगी नहीं, छूटने के चांसेस ही नहीं है। और एडजस्टमेंट साथ के साथ दोनों जगह डाली है। तो कई बार एग्जाम बच्चे क्या करते हैं कि जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच करने के चक्कर में एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ डाल दी, यहाँ डालना भूल गए, बाद में जब बैलेंस शीट बनाई फिर वो आइटम रह जाती है। तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस, भूलने के चांसेस बहुत कम है। सो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप इसको इसी मेथड से करें, ठीक है। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। मैंने जानबूझ के इतना स्पेस छोड़ा क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आएगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड वैसे तो बेटर आप लोगों के लिए पता क्या रहेगा, आप यहाँ भी मत करो, आप करो ही मत यहाँ पे। जहाँ तक आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाया ना, आप लास्ट में करो टोटल, ठीक है बेटा। देखो मैं आपको बैलेंस यही करना सिखाऊंगी। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है यहाँ से अमाउंट लेके रफ वर्क में जाएंगे, रजिस्टर के पीछे जाएंगे या कहीं रफ वर्क में कॉपी करेंगे पहले इन अमाउंट्स को, फिर वहाँ प्लस माइनस करके देखेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकाल के लाएंगे। उसमें 2 बातें, नंबर 1 आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, आप यहाँ से अमाउंट्स कॉपी के पीछे लेके जा रहे हो, ठीक है, या साइड में रफ वर्क में तो कहीं ऊपर नीचे लिख के बच्चे कर लेते हैं। दूसरी चीज़, आप कुछ का कुछ उतार सकते हो, 6000 का आपने 600 लिख दिया तो हो गई गड़बड़, ठीक है। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग वो भी है। और अभी मैं आपको बैलेंसिंग यहीं पे करना सिखाऊंगी। देखो आप क्या करोगे, आप टोटल ना, आप अपने हाथ में ना बैलेंसिंग के लिए बस हाथ में पेंसिल इरेजर रख लेना। सपोज ये मेरी पेंसिल है और ये मेरा इरेजर है, तो मैंने डेबिट साइड का टोटल किया 6500, इसका भी मैंने टोटल ही कर लिया 5500, ठीक है। वैसे ये तो बहुत ईजी था तो आप ओरली भी कर सकते थे। तो 65, उसके बाद उसके बाद बड़ा टोटल कौन सा है, ये वाला। बड़े टोटल के नीचे छोटा वाला टोटल लिख दो, ये इरेजर से इरेज कर लो जरा सा, छोटा वाला टोटल लिख के यहीं पे माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, निकल गया, ठीक है। वो तो शक्ल से ही दिख रही है, लिख लिया, डिफरेंस आ गया 1000। अब 1000 को शक्ल से ही दिख रहा है, ये वाली साइड छोटी है तो इधर लिख दिया 1000। अब ये काम आपने पेंसिल से किया हुआ था तो आप इसको इरेज करके डाकन भी कर सकते हो। अब ये टोटल मैच कर दिया आपने 6500, लेकिन ये तब आप तभी कर पाओगे जब आप पेंसिल से काम करोगे। तो आप पेन से भी कर सकते हो इसको, जब पेंसिल से काम करने के बाद आप इसको डार्कन पेन से भी कर सकते हो। एग्जाम में अगर बाई चांस बैलेंसिंग आप लास्ट में कर रहे हो, टाइम नहीं मिल पाया, तो पेंसिल से भी छोड़ दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि इसके मार्क्स कटेंगे। तो आप बैलेंसिंग उस केस में क्या होगा कि आप, एक तो आपकी हैबिट बनेगी कि मुझे टोटल यही करना है, तो आप अमाउंट सारे अलाइंड लिखोगे, समझ में आ रही है, अमाउंट सारे अलाइंड लिखोगे। और दूसरी बात ये बैक पे ले जाने का टाइम बचेगा। तीसरी बात ये मिस्टेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि बैक में लेके जाओगे 5000 का 500 ज़रूर लिखोगे, ये होता है। मैं ले जाऊंगी तो मेरे से भी गलती हो सकती है, राइट। तो इनका डिफरेंस आया 1000। अगर डिफरेंस इस साइड आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर डिफरेंस इस साइड आता है तो क्या हो गया, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का वो हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 1000 का लॉस हम फर्स्ट सुभाष और आशा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सुभाष, आशा 1000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आया 600 एंड 400, राइट। अब ये लॉस जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा कैपिटल अकाउंट्स, अगर लेजर पोस्टिंग सोचो, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है तो कैपिटल अकाउंट्स की डेबिट साइड आएगा। लॉसेज वैसे भी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल कम होती है। यहाँ आप लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो उसमें इसका नाम, इसमें उसका नाम, लेजर पोस्टिंग का मतलब यही था ना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, इट्स 600 एंड 400। देखो साथ के साथ मैंने दोनों जगह डाल दिया, तो ये भी हम नहीं भूलेंगे। तो सीक्वेंस यही रहना चाहिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, क्वेश्चन को करने का सीक्वेंस यही रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस भी जिस तरीके से मैंने बताया, आप टोटल दोनों साइड कर लो। मेरा ये पेंसिल है और मेरा ये इरेजर है, ठीक है। मैंने इसका टोटल किया 15 + 6 21 + 18 31 39, 15 + 6 21 31 39 39। बी का आया इधर 3600, ठीक है।
सॉरी सुभाष का डेबिट साइड का टोटल 3600 आ गया। देन सेकंड पार्टनर 10 + 4 14 + 12 26,000 और सी का 15,000। ठीक है, और इधर आशा का डेबिट साइड आ रहा है 2400। आप क्या करो, आप वो अमाउंट इधर लिख के यहीं पे माइनस करके देख लो। 3600 इसमें से माइनस किया तो ये हमारा आया 35,400। आशा का बैलेंस CD 26,000 में से उसका डेबिट साइड वाला यहीं पे माइनस करके देख लिया तो ये आया 23,600। ठीक है, 35,400 23,600, और इसका तो कोई डेबिट साइड का है ही नहीं, ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो ये आपके बैलेंसेस आ गए हैं 35,400 23,600। ठीक है बच्चे, अब आप इसको पोर्शन को आप इरेज कर सकते हैं क्योंकि आपने पेंसिल से लिखा हुआ है, और ये भी इरेज कर दो। और अब मेजर जो बैलेंसेस हैं आपके वो आप दोनों साइड सेम लिख सकते हैं 39,000 और ये कितना था 26,000, और सी का बैलेंस आ गया 15,000। फॉर्मेलिटी के लिए इसको हम बोलते हैं बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। बच्चे फॉर्मेलिटी, मैंने बैलेंस को BAL डॉट लिखा है, फुल लिख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए बैलेंस CD को, फॉर्मेलिटी का ये फॉर्मेट का ही पार्ट है आपका, जो बैलेंस आप कैरी कर रहे हो एक साल, ये सेशन एंड पे आपके ये बैलेंसेस आ गए। इन बैलेंसेस को आप टोटल के बाद, मैं इसको बोलती हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी के लिए मतलब ये चीज़ नंबर तो कटवा देगी अगर आप नहीं लिखोगे तो, ठीक है, और अगर आप सिर्फ इनको लिख दोगे तो सिर्फ इनके कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इनको फॉर्मेलिटीज़ बोलती है। हमारे अकाउंट्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिनको कर दो तो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ को कर दो, और ना करो तो नंबर कट जाते हैं। तो फॉर्मेलिटी ठीक है भाई, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए 35,400 23,600 एंड 15,000। अब ये जो बैलेंसेज है ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे कैपिटल्स। सुभाष, आशा एंड तान्या। सुभाष, आशा, तान्या, इनके जो कैरी डाउन्स आए हैं 35,400 23,600 एंड 15,000। इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे एंड डेफिनेटली इट विल मैच। जब आप ये लिख रहे हैं टोटल करने से पहले एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो जैसे हमारा बैंक बैलेंस छूट गया है तो 21 + 15 36,000 बैंक बैलेंस हमारा छूट गया है, तो ये टोटल में कंसिडर नहीं हो पाया है। एक बार इसको री टोटल कर लेते हैं। यस, इसका टोटल आ रहा है हमारा बैलेंस शीट का, इट्स मैचिंग। टोटल कितना आ रहा है 1,12,000। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में लिया है। इसमें सारी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल कवर नहीं हो पाई हैं, बट स्टिल क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है वो मैंने आप लोगों के लिए ये इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब एक दो सैम्पल क्वेश्चंस, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रही हूँ जिनमें डिफरेंट एडजस्टमेंट है, तो उन एडजस्टमेंट को मैं इसी क्वेश्चन में करके दिखा दूंगी, लेकिन दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेपरेट क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट।